सबसे पहले हम जानेंगे कि नैरेटिव होता क्या है। नॉवेल्स, ड्रामाज, फेबल्स, फोक टेल्स, शॉर्ट स्टोरी एंड पोएट्री, ये सारी राइटिंग्स नैरेटिव्स कहलाती हैं। नॉवेल एंड ड्रामा की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फेबल एक ऐसी राइटिंग होती है जिसमें एनिमल, प्लांट्स या किसी नॉन लिविंग थिंग को कैरेक्टर बनाया जाता है और ये ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करते हैं और हमें मोरल लेसन्स देते हैं। फोक टेल्स पुरानी कहानियाँ होती हैं जिन्हें बार बार सुनाया जाता है। ये फोक टेल्स जनरेशन टू जनरेशन सुनाए जाते हैं। सिनेमा, म्यूजिक एंड थिएटर को भी नैरेटिव कहा जाता है। नैरेटिव एक ऐसा वर्क होता है या ऐसी राइटिंग होती है जो कि रीडर्स को उन इवेंट्स के बारे में बताती है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इन शॉर्ट, नैरेटिव एक स्टोरी को कहा जाता है जो कि किसी एक इवेंट या ढेर सारे इवेंट्स को प्रेजेंट करती है। अब बात करते हैं नैरेटिव टेक्निक्स की। तो गाइस, नैरेटिव टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती हैं या वो मेथड होता है जो राइटर अपने नैरेटिव में यूज़ करता है। राइटर इन नैरेटिव टेक्निक्स के थ्रू अपने थॉट्स या विचारों को नैरेटिव में एक्सप्रेस करता है। इन नैरेटिव टेक्निक्स को यूज़ करके ही राइटर स्टोरी को बनाता है। नैरेटिव टेक्निक्स के थ्रू ही राइटर रीडर को पूरी स्टोरी इमेजिन करवा पाता है। रीडर पूरी तरह से इमेजिनेशन में चला जाता है और नैरेटिव में जितनी भी घटनाएं हुई या जो जो सिचुएशंस आए, रीडर उसे इमेजिन करके फील कर पाता है। नैरेटिव टेक्निक्स को लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं। नैरेटिव टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो नैरेटिव टेक्निक्स सबसे ज़्यादा जानी जाती हैं लिटरेचर में वो हैं फ्लैशबैक, फोरशैडोइंग, थर्ड पर्सन नैरेटर, क्लिफ हैंगर, एलिगरी एंड फिगर ऑफ स्पीच। आज की इस वीडियो में हम 15 नैरेटिव टेक्निक्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज सेटिंग। सेटिंग यानी कि वो लोकेशन, टाइम एंड एनवायरनमेंट जहाँ की स्टोरी बताई जा रही है। सेटिंग मेनली इसलिए डिज़ाइन करी जाती है ताकि रीडर्स समझ सकें कि कैरेक्टर्स किस जगह से रिलेटेड हैं, कहाँ और कब की स्टोरी उन्हें बताई जा रही है। सेटिंग नैरेटिव में एक एडिशनल कैरेक्टर की तरह काम करती है। बेसिकली राइटर्स लोकेशन में जिन सिटीज़ को सेटिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हैं न्यूयॉर्क, लंदन, लॉस एंजलिस, न्यू ऑर्लियंस, शिकागो, बर्लिन एक्सेट्रा। जो टाइम पीरियड राइटर्स अपने नैरेटिव की सेटिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो टाइम पीरियड है एंशिएंट ग्रीस, डार्क एजेस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मिडिल एजेस, रेनेसां, क्लासिकल एरा एक्सेट्रा। ये टाइम पीरियड राइटर्स सबसे ज़्यादा अपने नैरेटिव की सेटिंग में यूज़ करते हैं। जो एनवायरनमेंट राइटर्स अपने नैरेटिव की सेटिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है बीच, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, आइलैंड एक्सेट्रा। सो गाइस, सेटिंग वो नैरेटिव टेक्निक है जिसमें स्टोरी का टाइम, लोकेशन एंड एनवायरनमेंट के बारे में रीडर को बताया जाता है। नेक्स्ट इज फोरशैडोइंग। फोरशैडोइंग यानी कि स्टोरी में जो इवेंट्स आगे होने वाले हैं उनके बारे में पहले से बता देना। जैसे कि फोरशैडोइंग के नाम से ही पता चल रहा है कि राइटर इस टेक्निक का यूज़ हमें उन इवेंट्स के बारे में बताने के लिए करता है जो आगे की स्टोरी में होने वाले हैं। राइटर हमें स्टोरी में होने वाले आगे के इवेंट्स के बारे में या तो कैरेक्टर के थ्रू बताता है या किसी चीज़ के थ्रू। नेक्स्ट इज क्लिफ हैंगर। क्लिफ हैंगर टेक्निक का यूज़ हमें तब देखने को मिलता है जब राइटर स्टोरी को इनकम्प्लीट छोड़ देता है। क्लिफ हैंगर वो नैरेटिव टेक्निक है जो टीवी सीरियल एंड फिल्म्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है। ये टीवी सीरियल एंड फिल्म्स में इसलिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड या नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए एक्साइटेड हों और उनका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए। स्टोरी जब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पर आकर इनकम्प्लीट छोड़ दी जाती है और उसे थोड़ा थोड़ा करके दिखाया जाता है तो व्यूअर्स के अंदर और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि स्टोरी में आगे क्या होगा। तो गाइस, क्लिफ हैंगर वो नैरेटिव टेक्निक है जिसमें स्टोरी को अनसॉल्व्ड एंड इनकम्प्लीट छोड़ दिया जाता है जिससे व्यूअर्स नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें।
चार्ल्स डिकेंस की लिखी हुई एक नॉवल है जिसका नाम द पिकविक पेपर्स है। इस नॉवल में क्लिफ हैंगर का बहुत यूज किया गया है। ये नॉवल वीकली न्यूज़पेपर में रिलीज होती थी एंड इस नॉवल के चैप्टर्स की एंडिंग ऐसी होती थी, इतनी ज़्यादा इनकम्प्लीट होती थी कि रीडर्स उसे कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट वीक में रिलीज होने वाले न्यू चैप्टर को ज़रूर इशू कराते थे। नेक्स्ट इज फ्लैशबैक। फ्लैशबैक यानी कि उन इवेंट्स को याद दिलाना जो स्टोरी के पास्ट में हो चुके हैं, जिनका असर कैरेक्टर्स पर अभी भी पड़ रहा है। तो गाइस, राइटर फ्लैशबैक टेक्निक से रीडर्स को वो इवेंट्स याद दिलाता है जो स्टोरी के पास्ट में हुए थे, जिनका असर स्टोरी के प्रेजेंट में भी कैरेक्टर्स पर पड़ रहा है। फिफ्थ इज फ्लैश फॉरवर्ड। फ्लैश फॉरवर्ड वो नैरेटिव टेक्निक है जिसमें कैरेक्टर्स फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को इमेजिन कर लेता है कि आगे क्या होने वाला है नैरेटिव में। फ्लैश फॉरवर्ड का बेस्ट एग्जाम्पल है चार्ल्स डिकेंस का मोस्ट फेमस वर्क अ क्रिसमस कैरोल। नेक्स्ट इज रेड हेरिंग। रेड हेरिंग वो नैरेटिव टेक्निक है जो क्राइम एंड मिस्ट्री राइटिंग में सबसे ज़्यादा यूज करी जाती है। मिस्ट्री राइटिंग वो होती है जिसमें मर्डर या क्राइम होता है एंड स्टोरी के एंड तक इस मर्डर या क्राइम का पता नहीं चल पाता है, ये एक रहस्य रह जाता है। इस टेक्निक में राइटर रीडर के ध्यान को सच्चाई से हटाने या भटकाने के लिए रीडर का ध्यान किसी और कैरेक्टर पर डाल देता है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि राइटर रीडर को सच्चाई से भटकाने के लिए उसका ध्यान किसी और चीज़ पर डाल देता है। सेवेंथ इज बैक स्टोरी। बैक स्टोरी यानी कि बैकग्राउंड स्टोरी। बैक स्टोरी राइटर तब यूज़ करता है जब उसे रीडर्स को मेन स्टोरी से पहले हुए इंसिडेंट्स के बारे में बताना होता है। कुछ स्टोरीज में मेन स्टोरी का बैकग्राउंड जानना ज़रूरी होता है, तभी हम मेन स्टोरी को समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंड्रेला की स्टोरी में हमें ये बैक स्टोरी बताई गई थी कि सिंड्रेला के पापा ने अपनी वाइफ यानी कि सिंड्रेला की मदर को खो दिया था और सिंड्रेला के पापा ने दूसरी लेडी से शादी कर ली थी जिसकी ऑलरेडी 2 बेटियां थी। ये बैक स्टोरी जानने की वजह से ही हम समझ पाए थे कि सिंड्रेला के साथ अच्छे से ट्रीट क्यों नहीं किया जाता था। सो गाइस, राइटर्स बैक स्टोरी टेक्निक का इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें मेन स्टोरी अच्छे से समझ आ सके। एथ इज ऑथर सरोगेट। जब ऑथर खुद की क्वालिटीज़ एंड थॉट्स अपनी स्टोरी के कैरेक्टर में डाल देता है तो उसे हम ऑथर सरोगेट कहते हैं। इस नैरेटिव टेक्निक में ऑथर अपने खुद के व्यूज़, मोरल क्वालिटीज़ एंड खुद की पर्सनालिटी को कैरेक्टर के थ्रू स्टोरी में दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लासिक नॉवल है जिसका नाम है लिटिल वुमेन। इस नॉवल को लुइसा मे ऑलकॉट ने लिखा था। इस नॉवल में जो मार्च नाम की एक कैरेक्टर होती है जो कि ऑथर लुइसा मे ऑलकॉट की पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करती है। नाइन्थ इज एलेगरी। ऐसी स्टोरी, प्ले या पिक्चर जिसके कैरेक्टर किसी भी पर्टिकुलर क्वालिटी जैसे कि ट्रुथ, एविल, डेथ एक्सेट्रा को दर्शाते हैं या सिंबलाइज करते हैं तो उसे हम एलेगरी कहते हैं। एग्जाम्पल, आपने खरगोश और कछुए वाली कहानी तो सुनी ही होगी। उस स्टोरी में हमें खरगोश और कछुए के थ्रू ये मोरल दिया जाता है कि अगर हम स्लो ही क्यों ना हो पर मेहनत लगातार कर रहे हैं तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी, और अगर हम फास्ट हैं लेकिन बिल्कुल केयरलेस हैं तो हमें कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो इस स्टोरी में खरगोश और कछुए ने क्वालिटीज़ को सिंबलाइज किया है। नेक्स्ट इज पैरोडी। कोई ऑथर जब किसी दूसरे ऑथर की राइटिंग, स्पीच या म्यूज़िक की स्टाइल को बहुत ही फ़नी वे में मजाक उड़ाते हुए अपनी राइटिंग में बताता है तो वहाँ पर हमें पैरोडी का यूज़ देखने को मिलता है। बेसिकली पैरोडी किसी भी चीज़ का मजाक उड़ाने के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें चीज़ें बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं। एग्जाम्पल, जोनाथन स्विफ्ट की लिखी हुई स्टोरी गुलिवर्स ट्रैवल में जोनाथन स्विफ्ट ने इंग्लिश सोसाइटी की पैरोडी करी है। नेक्स्ट इज पैथेटिक फैलेसी। ये वो टेक्निक है जिसमें कैरेक्टर्स के मूड को उनके आसपास की नॉन लिविंग थिंग्स में रिफ्लेक्ट किया जाता है। इन शॉर्ट, इस टेक्निक में कैरेक्टर के मूड को वस्तुओं में दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। ज़्यादातर स्टोरीज में वेदर का यूज़ किया जाता है कैरेक्टर के मूड को दिखाने के लिए। बेकाबू आंधी से कैरेक्टर का गुस्से वाला मूड दिखाया जाता है और बहुत तेज़ बहाव वाली बारिश से कैरेक्टर का सैड मूड रिफ्लेक्ट किया जाता है।
नेक्स्ट इज प्लॉट ट्विस्ट। जब स्टोरी में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तो उसे प्लॉट ट्विस्ट कहते हैं। प्लॉट ट्विस्ट तब यूज होता है जब स्टोरी की एंडिंग होने वाली होती है। नेक्स्ट इज मल्टी पर्सपेक्टिविटी। जब स्टोरी में अलग अलग कैरेक्टर्स के अलग अलग नज़रिए को दिखाया जाता है तो उसे हम मल्टी पर्सपेक्टिविटी कहते हैं। मल्टी पर्सपेक्टिविटी यानी कि मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू। इस टेक्निक को इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि स्टोरी में अलग अलग कैरेक्टर्स के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाया जा सके। नेक्स्ट इज फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारे होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरॉन, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमैटोपोइया, हाइपरबोल एंड अपोस्ट्रोफी है। फिगर ऑफ स्पीच यूज करने से स्टोरी की ब्यूटी बढ़ जाती है। इन सारे फिगर ऑफ स्पीच को मैंने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है, आप उस वीडियो से फिगर ऑफ स्पीच को समझ लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन दोनों जगह पर मिल जाएगी। फिगर ऑफ स्पीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नैरेटिव टेक्निक है। 15th इज पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि स्टोरी को कौन बता रहा है, यानी कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को नैरेट किया जा रहा है। 3 तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को नैरेट किया जाता है। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, जब मेन कैरेक्टर स्टोरी को नैरेट करता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसे फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। जब स्टोरी में फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू का यूज होता है तो वहां पर आई, मी, वी एंड माई का यूज किया जाता है। सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में राइटर डायरेक्टली रीडर को एड्रेस करके स्टोरी बताता है। राइटर रीडर्स को ऐसा फील करवाता है जैसे रीडर ही स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में यू का यूज होता है। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू लिटरेचर में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ये सबसे ज्यादा कॉमन है। जो थर्ड पर्सन स्टोरी को बताता है या नैरेट करता है वो स्टोरी का कोई कैरेक्टर नहीं होता है, बल्कि एक बाहरी इंसान होता है जिसे स्टोरी की सारी चीजें पता होती हैं। स्टोरी में जो भी हो रहा है वो सभी कुछ जानता है। एक शॉर्ट स्टोरी में मेनली 5 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला प्लॉट, दूसरा सेटिंग, तीसरा कैरेक्टर, फिर थीम एंड लास्ट है पॉइंट ऑफ व्यू। सो इन 5 चीज़ों से या इन 5 एलिमेंट से मिलकर बनी होती है हमारी शॉर्ट स्टोरी। इन्हें 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्लॉट। जैसे बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट दिल होता है, वैसे ही शॉर्ट स्टोरी में प्लॉट होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है शॉर्ट स्टोरी का। कहानी में जो जो इवेंट्स होंगे वो कैसे कैसे होंगे, कब कब होंगे, उन इवेंट्स की क्या सीक्वेंस होगी। इवेंट्स की जो सीक्वेंस होती है ना, उसे ही प्लॉट कहते हैं। कहानी में इवेंट्स सीक्वेंस में होना कितना ज़रूरी है वो आप जानते ही हैं। सपोज़ अगर स्टोरी का इंट्रोडक्शन स्टोरी के लास्ट में बताया जाए तो स्टोरी बेकार हो जाएगी। तो गाइस, प्लॉट मीन्स स्टोरी में होने वाले इवेंट्स का सीक्वेंस। अब देखते हैं कि प्लॉट में क्या क्या होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जिसे हम एक्सपोजिशन भी बोलते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें बताया जाता है कि कहानी किस जगह की है और किस टाइम की है। इंट्रोडक्शन में हमें एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है स्टोरी के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी जल्दी ही एक शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करी है, द मर्डर्स इन द रू मॉर्ग। उस कहानी की स्टार्टिंग में ही रीडर्स को पता चल जाता है कि स्टोरी पेरिस की है और 1840 का टाइम है, तो इसे ही कहते हैं इंट्रोडक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट है ओपनिंग इंसिडेंट। ओपनिंग इंसिडेंट में जो कहानी का हीरो होता है उसके पास धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ओपनिंग इंसिडेंट में शॉर्ट स्टोरी सही मायने में स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है राइजिंग एक्शन। इसमें ऐसे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिससे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इवेंट्स होते हैं जिससे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज क्लाइमेक्स। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है प्लॉट का। इस पार्ट में रीडर को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और बहुत ज़्यादा सस्पेंस भी होता है कि अब आगे क्या होने वाला है। इसमें होता ये है कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं कहानी के हीरो के लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सब कुछ हीरो के साथ बुरा बुरा होने लगता है। विलन हीरो से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, या जो प्रॉब्लम हीरो फेस कर रहा है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और हीरो कमज़ोर पड़ जाता है। ये तो आपने मूवीज़ में भी या सीरियल्स में भी देखा होगा कि एक ऐसा टाइम आता है जब
हीरो के साथ बहुत बुरा बुरा होने लगता है, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है, उसके अकॉर्डिंग एक भी चीज़ नहीं होती। विलन ताकतवर हो जाता है। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी फ्लाइंग जेट, उसमें जो विलन होता है राका, वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है हीरो के मुकाबले में। फिर ऑडियंस के अंदर बड़ा सस्पेंस होता है कि अब क्या होगा। नेक्स्ट इज फॉलिंग एक्शन। इसमें बड़ी राहत मिलती है। फॉलिंग एक्शन में ये होता है कि हीरो जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था सब सॉल्व हो जाती है, और अगर विलन होता है तो उस विलन का खात्मा हो जाता है इस फॉलिंग एक्शन में। नेक्स्ट एंड लास्ट इज रिजोल्यूशन। अब प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है फॉलिंग एक्शन में ही, तो अब क्या होगा, कहानी का दी एंड। तो गाइज रिजोल्यूशन में क्या होता है, रिजोल्यूशन में कहानी की एंडिंग होती है। तो गाइज ये सब होता है प्लॉट में। सबसे पहले कहानी में इंट्रोडक्शन दिया जाता है, फिर कहानी स्टार्ट होती है जिसे ओपनिंग इंसिडेंट कहते हैं, फिर प्रॉब्लम्स आती हैं जिसे राइजिंग एक्शन कहते हैं, फिर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं जिसे क्लाइमेक्स बोलते हैं, एंड फिर फॉलिंग एक्शन में सॉल्यूशन होता है, एंड रिजोल्यूशन में एंडिंग हो जाती है। तो गाइस ये था प्लॉट। अब नेक्स्ट है सेटिंग। सेटिंग मीन्स कहानी की जगह और कहानी का टाइम। कहानी की जगह यानी कि कहाँ की स्टोरी बताई जा रही है, जैसे कि लंदन, पेरिस या कोई भी प्लेस हो सकती है। और स्टोरी का टाइम यानी कि किस टाइम की स्टोरी बताई जा रही है, जैसे कि 1840, 1920, 2012 या कोई भी टाइम हो सकता है। तो गाइस सेटिंग में क्या क्या आता है, तो आंसर है सेटिंग में दो चीज़ें आती हैं, स्टोरी का टाइम एंड प्लेस। अब स्टोरी में सेटिंग बताने का फ़ायदा ये रहता है कि रीडर को टाइम और प्लेस जानने के बाद एक आइडिया हो जाता है कि उस टाइम में और उस प्लेस में कैसा इन्वायरमेंट रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं और उसमें सेटिंग दी है इंडिया और टाइम दिया है 1857 का, तो हमें उस टाइम के इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ, 1857 के टाइम में इंडिया आज़ाद नहीं था, हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो ये इंपॉर्टेंस होती है सेटिंग की स्टोरी में। गाइस वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, मेरा टारगेट है 200 लाइक्स का, प्लीज़ कंप्लीट करवा देना। नेक्स्ट इज कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स यानी कि कोई भी इंसान या एनिमल या कोई भी चीज़ कहानी में जो कहानी में एक्ट कर रहा है या डायलॉग बोल रहा है। अब वो चाहे एनिमल हो या पर्सन हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो, उन्हें कहा जाता है कैरेक्टर्स। बिना कैरेक्टर्स के कोई स्टोरी हो ही नहीं सकती। अब भाई कोई तो होगा ना जो एक्ट करेगा, डायलॉग्स बोलेगा स्टोरी में। अगर कोई होगा ही नहीं कहानी में तो स्टोरी कैसे बनेगी। अब कैरेक्टर्स भी बहुत तरह के होते हैं। हीरो और विलन तो सबको पता ही होगा, लेकिन लिटरेचर के टर्म्स में हीरो को प्रोटैगनिस्ट कहा जाता है। तो कहानी के हीरो को क्या कहा जाता है, प्रोटैगनिस्ट। वैसे ही कहानी के विलेन को एंटागोनिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टैटिक एंड फ्लैट कैरेक्टर। फ्लैट कैरेक्टर का ये मतलब नहीं है कि वो चपटा होगा। फ्लैट या स्टैटिक कैरेक्टर उन कैरेक्टर्स को कहा जाता है जिनका बिहेवियर स्टोरी के स्टार्टिंग से लेकर स्टोरी के एंड तक सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं होते। अगर उसका बिहेवियर स्टोरी में अच्छा है तो वो पूरी स्टोरी भर उसका बिहेवियर अच्छा ही रहेगा, लेकिन अगर बुरा बिहेवियर है तो बुरा ही रहेगा। शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि पूरी स्टोरी में सेम बिहेवियर रहता है स्टैटिक या फ्लैट कैरेक्टर का। नेक्स्ट इज डायनेमिक कैरेक्टर। डायनेमिक कैरेक्टर स्टैटिक कैरेक्टर का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। डायनेमिक कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जिनका बिहेवियर पूरी स्टोरी में बदलता ही रहता है। ऐसे कैरेक्टर्स अगर स्टोरी में अच्छे हैं तो कभी बुरे बन जाएंगे, बुरे हैं तो अच्छे बन जाएंगे, लेकिन इनका ये बिहेवियर ऐसे ही नहीं बदलता। सिचुएशंस को देखकर अपना बिहेवियर बदलते हैं ये कैरेक्टर्स। स्टोरी की स्टार्टिंग में ये कैरेक्टर बिल्कुल नॉर्मल सा कैरेक्टर लगता है, लेकिन स्टोरी के आगे बढ़ते बढ़ते ये कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन कैरेक्टर्स का बिहेवियर पूरी स्टोरी पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट है राउंड कैरेक्टर्स। राउंड कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो रीडर्स को ऐसा लगेगा एकदम रियल लाइफ का है कोई। उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगी जिससे रीडर्स सरप्राइज हो जाते हैं। वो स्टोरी में ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिससे रीडर्स शॉक हो जाते हैं कि अच्छा ये भी कर सकता है। फॉइल कैरेक्टर वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कहानी के हीरो की हेल्प करते हैं प्रॉब्लम को एक अलग तरह से देखने में। स्टॉक कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, अगर वो स्टोरी में ना भी रहें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे कैरेक्टर्स रीडर्स को याद नहीं रहते, रीडर्स का इतना फोकस नहीं रहता इन पर। तो ये थे कैरेक्टर्स। नेक्स्ट एलिमेंट है थीम। थीम यानी कि पूरी स्टोरी के थ्रू राइटर क्या मैसेज पहुंचाना चाहता है रीडर्स तक। वो मेन आइडिया क्या है जो राइटर स्टोरी में बताना चाहता है, उसे ही थीम कहते हैं। जो भी मेन आइडिया है यानी कि जो भी थीम डिसाइड करी है राइटर ने स्टोरी की, वो हमें पूरी स्टोरी में देखने को मिलेगी।
अब वो थीम कुछ भी हो सकती है, जैसे कि लव, फ्रीडम, जेंडर इक्वालिटी एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं उसी मूवी का एग्जाम्पल लूँगी थीम को समझाने के लिए। फ्लाइंग जेट। फ्लाइंग जेट में हमें क्या मैसेज दिया गया है कि हमें पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। तो उस मूवी की थीम ये थी कि ह्यूमंस को अवेयर किया जाए कि पॉल्यूशन हमारे लिए कितना हार्मफुल होता जा रहा है। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि शॉर्ट स्टोरी को कौन सुना रहा है। जो भी शॉर्ट स्टोरी हम पढ़ते हैं उसे कोई ना कोई हमें सुना रहा होता है, या तो खुद कहानी का मेन कैरेक्टर हमें कहानी सुनाता है, या तो मेन कैरेक्टर का कोई रिलेटिव या फ्रेंड होता है वो हमें कहानी सुनाता है, या कोई कहानी के बाहर का नैरेटर होता है जो कहानी के अंदर नहीं होता है वो कहानी सुना रहा होता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब यही है कि राइटर किसके नज़रिए से, किसके पर्सपेक्टिव से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कहानी सुना रहा है। Narrative elements. This section explains the key parts that make nonfiction writing feel like a story, even though it is based on real facts. These elements keep the reader interested, make the writing clearer, and help readers connect emotionally with the text. Developing an authentic voice. Voice means the writer's personal style of expression. An authentic voice in nonfiction means writing in a way that is honest, clear, true to the writer's real perspective. When writers use their natural tone and style, readers are more likely to believe them and stay connected to their message. Example, a memoir written in the writer's own words and feelings sounds more real than one written in a copied or artificial style. Sensory details and scene setting. Sensory details are descriptions that appeal to the five senses: sight, sound, smell, taste, and touch. They make the writing vivid and lifelike. Scene setting means describing the place and time of events so that the reader can clearly imagine the situation. Example, instead of writing, "The classroom was noisy," you can write, "The chalk screeched on the board while students whispered and chairs scraped across the floor." This way, the reader does not just read the sentence but also hears and feels the scene. 4.93 Character Development in Nonfiction. Even though nonfiction is factual, people are still shown as characters in the story. Writers often describe their background, their struggles, their choices, their growth and changes over time. This helps readers understand the person more deeply and connect with their journey. Example, in Nelson Mandela's biography, his childhood, his prison years, and his rise as a world leader all show how his character developed and changed over time.